नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आधुनिक इतिहास में भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल की अगली श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं, जो विविध परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस, बीईओ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी व अन्य एक दिवसीय कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इस पर चर्चा करेंगे और जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपसे अब मेरा विशेष आग्रह और निवेदन है, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर लाइक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए निरंतर कार्य करते रहें। आइए देखते हैं आज के इस श्रृंखला के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन हैं। डफरिन का टाइम ड्यूरेशन 1884 से 1888 के बीच में है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। वैसे आंदोलन और अन्य बातों पर चर्चा हम अलग से करेंगे। यहाँ चूँकि ये पॉइंटर है, ये फैक्चुअल है, फैक्ट यहाँ से आते हैं, इस पर हम पहले चर्चा कर लेंगे। लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट और 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। किसानों के लिए ज़्यादा उदारता बरती गई। जो बंगाल टेनेंसी एक्ट था, अब जमींदारी के तहत उनकी किसानों की ज़मीनों को सहज रूप से नीलाम नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं? यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है, पंजाब टेनेंसी एक्ट है, महाराष्ट्र टेनेंसी एक्ट है, इनका ऑर्डर क्रम पूछा जाता है। तभी इसके बाद पेपर भी आपको सॉल्व कराएंगे, कैसे प्रश्न बनेंगे उन सब पर चर्चा करेंगे। तो इनको आप धीरे धीरे रटते जाएं, देखते जाएं और निश्चित ही इसी से प्रश्न बनेंगे। और इन्हीं के समय में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो 1885 में हुआ था और बर्मा को भारत में विलय कर लिया गया था। बर्मा को भारत में बर्मा को भारत में 1885 में विलय कर लिया था। अगर बर्मा को 1885 में भारत में विलय कर लिया गया था, तो बर्मा को भारत से आज़ादी के पहले अलग कब किया गया? यह आपके लिए एक विशेष क्वेश्चन है, आप मुझे उत्तर देंगे। मैं पूरी आशा और उम्मीद के साथ आपसे चर्चा कर रहा हूँ। प्रश्न यही आपसे बनते हैं और बने हुए हैं। आधुनिक इतिहास में थोड़ा गहराई से प्रश्न बनते हैं, आप उसको प्लीज़ उत्तर दीजिएगा कि बर्मा भारत से अलग कब हुआ। अगर 85 में भारत में विलय किया गया लॉर्ड डफरिन साहब के समय में, तो कब अलग किया गया? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और यहाँ दो तीन बातें बहुत अच्छे से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनता है कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ध्यान रखें, अगर प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष खूब पूछा जाता है, प्रथम आता है तो व्योमेश्वर बनर्जी थे, WC बनर्जी वैसे थे। और लेकिन अगर सचिव की बात आई जाए, संस्थापक सचिव की बात आए, तो सचिव एलन ऑक्टेवियस होम थे, जो एक सिविल सर्वेंट थे, उनकी बारी आती है। यहाँ आप कंफ्यूज होते हैं WC बनर्जी और वो ह्यूम में। ध्यान रखिएगा, जब प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष की बात आए तो यहाँ थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा, स्पष्ट हो लीजिएगा, तब आगे उत्तर लगाइएगा। क्योंकि ऐसे ये प्रश्न हैं जो आते हुए प्रश्न आपके गलत होते हैं। हमने इसको बहुत करीब से देखा है, तो आते हुए प्रश्न गलत होते हैं। लेकिन ये बार बार पूछा जा चुका है, तो अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? कमीशन भी नया प्रश्न कुछ बनाएगा, बार बार वही पुराने प्रश्न नहीं होंगे। तो नया प्रश्न यह होगा कि जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, ध्यान देने की जरूरत है, जब कांग्रेस पार्टी की भारत में स्थापना हुई थी, तो यहाँ भारत का राज्य सचिव कौन था? एक राज्य सचिव की नियुक्ति होती थी, ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। हमने पीछे चर्चा अभी नहीं किए, हम चर्चा इस पर किएंगे जब संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड क्रॉस एक हैं, लॉर्ड क्रॉस यहाँ उस समय राज्य सचिव थे। जब राज्य सचिव की बात आएगी तो एलन ऑक्टेवियस ह्यूम से आप कंफ्यूज होंगे, इसको आप स्पष्ट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। लॉर्ड डफरिन के समय में पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला, ध्यान रखिएगा, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में
हुआ था। यह लॉर्ड डफरिन का ही कार्यकाल था। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब अगले गवर्नर जनरल हैं इसी श्रृंखला में लॉर्ड लैंसडाउन। इनका टाइम ड्यूरेशन 1888 से 1894 के बीच, ध्यान रखेंगे 1888 से 1894 के बीच इनका टाइम ड्यूरेशन है। इनके कालखंड की सबसे पहली घटना अगर आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण घटना 1891 में दूसरा कारखाना एक्ट पारित हुआ था। 1891 में दूसरा कारखाना एक्ट पारित हुआ था। तो प्रथम कारखाना एक्ट कब पारित हुआ था, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज आप उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो जो ये कारखाना एक्ट दूसरा पारित हुआ था, इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था कि महिलाओं के कार्य के घंटे 11 घंटे कर दिए गए थे। ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। जब हम कारखाना एक्ट या मजदूर एक्ट या मजदूर आंदोलन पढ़ाएंगे तो हाँ, सभी कारखाना एक्टों को हम विशेष रूप से आपको अवगत कराएंगे, विशेष रूप से चर्चा उस पर हम करेंगे। तब तक हम इतने से काम चलाते हैं। अब इन्हीं के समय में 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, भारत में चुनाव के सिद्धांत की बात कर दी गई थी कि भारत में चुनाव प्रक्रिया की बात यहाँ की गई। ये देखें, निर्वाचन सिद्धांत की बात की गई। इसके बाद 1893 में, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई। जो लॉरेंस डूरंड वहाँ थे, वो एक आयुक्त थे, उन्हीं के निगरानी में वहाँ एक लाइन खींची गई जो पहले भारत अफगानिस्तान के बीच में थी, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा मौजूद है। और इन्हीं के समय में, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समय में विवेकानंद 1893 स्वामी विवेकानंद जी न्यूयॉर्क गए थे प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लेने। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड एलिगन। ध्यान दें, लॉर्ड एलिगन का टाइम ड्यूरेशन है, लॉर्ड एलिगन द्वितीय, इनका टाइम ड्यूरेशन है 1894 से 1899। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है। इन्होंने कहा था कि हमने भारत को, ध्यान रखिएगा, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही से आधीन रखेंगे। यह कथन बहुत पूछा जाता है आपसे, किसने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और इसे तलवार के बल पर अधीन रखा जा सकता, तो ये लॉर्ड एलिगन का कथन है। और लॉर्ड एलिगन के समय में स्वामी विवेकानंद ने बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक स्वामी विवेकानंद, और किस स्थान पर, बेल्लूर में, बेल्लूर कर्नाटका। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अब लॉर्ड कर्जन की बारी आती है। लॉर्ड कर्जन, जैसे रिपन के बारे में आपने देखा कि रिपन सबसे लोकप्रिय, भारत के उद्धारक के रूप में संज्ञा दी जाती है, सबसे लोकप्रिय वायसराय के रूप में कहा जाता है। ऐसा, तो जिस प्रकार से उनको सबसे लोकप्रिय रूप में कहा जाता है, उसी प्रकार से लॉर्ड कर्जन के बारे में सबसे अलोकप्रिय गवर्नर जनरल के बारे में कहा जाता है। कुछ विद्वान ने इनकी तुलना तो औरंगजेब से, मुगल बादशाह औरंगजेब से भी कर डाली है। ठीक है, अब इनके कालखंड की घटनाएं देख ली जाए। इनके कालखंड में 1899 से लेकर 1900 के बीच में एक अकाल पड़ा। ठीक है, अब अकालों का दौर चल रहा है। पीछे से आपने देखा 1760 से ये अकाल पड़ रहे हैं। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। ठीक है, तो एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था इन्हीं कालखंड में, और इसी अकाल जो आयोग गठित किया गया था, उसी आयोग में एक अकाल आयुक्त की बात की गई थी, अकाल आयुक्त भी होगा। और इस कालखंड की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। कुछ कमीशन, अन्य कमीशन घटे बने हुए हैं, जैसे सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग, रेल, इस प्रकार से तमाम आयोगों की चर्चा की गई है। उन आयोगों से प्रश्न बनता है। आयोगों से कैसे प्रश्न बनेगा, एक तरफ आयोग दे देंगे, दूसरी तरफ उस आयोग के अध्यक्ष दे देंगे। ध्यान रखिएगा, आयोग और उसके अध्यक्ष दे देंगे। पीसीएस में कई बार प्रश्न बन चुके हैं, या तो ऐसे दे देगा या तो इनका क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए दे देगा। इस प्रकार से प्रश्न आपसे आपके यहाँ बनते हैं। इन प्रश्नों को जैसे 2-4 चैप्टर खत्म होंगे तो हम 100-150 प्रश्नों की श्रृंखला इस चैप्टर से बना के आपको देंगे, ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन की बात ना रह जाए। आपका उद्देश्य
पूरा हो। ठीक है, आइए देखते हैं 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, एक है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। यहाँ से पूछा किया जाएगा कि सिंचाई आयोग का गठन कब? 1901 में। कौन थे? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ थे, इन्होंने सिंचाई आयोग का गठन किया। आइए देखते हैं अगला 1902 में एंड्रू फ्रेजर, एक है एंड्रू फ्रेजर। रिस्ले फ्रेजर कुछ और होंगे, रिस्ले फ्रेजर उस समय बंगाल में सचिव होंगे जब बंगाल विभाजन होगा, उसको हम बाद में देखेंगे, जब आंदोलन पढ़ेंगे, मूवमेंट पढ़ेंगे तो हम उसकी चर्चा कर लेंगे। किंतु यहाँ एंड्रू फ्रेजर थे, इनकी अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। पुलिस आयोग का गठन किसके किया गया? एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग 1902, ध्यान रखिएगा। अगर 1902 में पुलिस आयोग की बात की गई तो 1903 में, ध्यान रखिएगा, अगले वर्ष 1903 में सीआईडी, ठीक है, पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की गई। और इसी समय सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसके पहले सुपरिंटेंडेंट होते थे, अब डीवाईएसपी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी बनने लगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला 1902 में एक टॉमस रैले की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रैले की अध्यक्षता में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित हो गया। ठीक है, जिस प्रकार से विविध के जन्मदाता माने जाते हैं, उसी प्रकार से भारत में देखा जाए सहकारिता का जन्मदाता लॉर्ड कर्जन था। सहकारिता का जन्मदाता लॉर्ड कर्जन था, ये पूछा आपसे जा सकता है। और 1904 में पुरातत्व अधिनियम पारित किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में ही। आपसे प्रश्न बनता है कि कौन सा गवर्नर जनरल है भारत का जो पुरातत्ववेत्ता था? ठीक है, पुरातत्ववेत्ता लॉर्ड कर्जन थे और ये पुरातत्व अधिनियम इन्हीं के समय में पारित हुआ। और ध्यान देने की जरूरत यह है, 1900 में भारत में एक सेना नायक, सेना अध्यक्ष होके आए जिनका नाम था लॉर्ड किचनर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न नए तरीके से बन सकता है। लॉर्ड किचनर 1900 में भारत में सेना अध्यक्ष होके आए। सेना अध्यक्ष का अलग पद होता था, ठीक है। किचनर सेना अध्यक्ष बन के आए। लॉर्ड किचनर और कर्जन के बीच विशेष विवाद हुए, मतभेद हुए। उसी मतभेद के चलते कर्जन को त्याग पत्र देके भारत से वापस भी जाना पड़ा। लॉर्ड किचनर का नाम आप लोग विशेष करके रखेंगे, ठीक है। और एक बात कर्जन ने कहा था अपने बारे में 1903 में, इन्होंने कहा था कि वायसराय के बाद, ध्यान रखिएगा, वायसराय के बाद मैं कलकत्ता नगर का महापौर बनना पसंद करूंगा या महापौर बनना चाहूंगा। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि कौन सा गवर्नर जनरल है जो महापौर बनने की इच्छा रखता था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन इन्हीं कालखंड में हुआ है, इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में हुआ है, कर्जन साहब के हुआ है। तो बंगाल विभाजन हम अलग से देखेंगे, इसलिए बंगाल विभाजन पर कोई अभी हम चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, अभी हम चर्चा यहाँ करना अनुपयुक्त होगा। आइए देखते हैं अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1905 से 1910 है। अब 1905 से 1910 के बीच में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई हैं, उन घटनाओं को मुझे देखना है। बंगाल विभाजन की बात की जाए तो 1905 में कर्जन के समय में हो गया था, लेकिन मिंटो के समय में जब गवर्नर जनरल बनते हैं तो 1905 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की जाती, 1906 ध्यान रखेंगे। और 1906 में कलकत्ता कांग्रेस ने अपना, ध्यान रखिएगा, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्पष्ट किया, स्वराज। आपसे प्रश्न बनेगा स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखा? तो यह अधिवेशन 1906 का था और कलकत्ता का था। और इसी स्वराज के लक्ष्य पर को लेकर 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर हुआ। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष भी बनाए गए, ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ थोड़ा डिस्प्यूट हुआ टारगेट को लेके, स्वराज के लक्ष्य को लेके। पहले 23वां कांग्रेस अधिवेशन सा पूछा जाता है, कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था? 23वां कांग्रेस अधिवेशन था, जो पहले नागपुर में होना था और नागपुर में ना होकर सूरत में हुआ। और इसमें उग्रवादी और उदारवादी दो विचारधाराओं में दल कांग्रेस बट गया।
ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस विभाजन यहाँ देखें। उसके बाद कांग्रेस के मद्देनज़र जब हम कांग्रेस पढ़ेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, तो इन सब पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आइए अगला पॉइंट इसी में देखते हैं। 1907 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1907 में कर्नल आलकॉट के स्थान पर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। ठीक है, 1907 में, फिर रिवाइज कर लें, 1907 में कर्नल आलकॉट के स्थान पर मैडम एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना बनी। वैसे आप जानते हैं बहुत अच्छे से थियोसॉफिकल सोसाइटी को, लेकिन एक बार जहां कन्फ्यूजन के बिंदु हैं उन बिंदुओं को हम स्पष्ट कर लें। कन्फ्यूजन का बिंदु यह है कि जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। हमारे परिप्रेक्ष्य में, आपके परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो आपको न्यूयॉर्क दिखता, आप फट से लगा देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नहीं, न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के ऑर्डर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें, जैसे आप जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की और अमेरिकन कर्नल आलकॉट ने की हुई थी। शेष बातें जब हम अलग से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो हम चर्चा कर लेंगे। आइए देखते हैं, इन्हीं के समय में लॉर्ड मिंटो के समय में तिलक को 22 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1908 को 6 साल की सजा दी गई राजद्रोह के लिए। ध्यान रखिएगा, राजद्रोह के लिए 6 साल की सजा दी गई और ये 6 साल मांडले जेल, ठीक है, मांडले जेल में इनका समय बीता। बर्मा, म्यांमार में, अंडमान निकोबार में मांडले जेल में इनका समय बीता और वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। आपसे पूछा जाता है कि तिलक साहब ने गीता रहस्य की रचना कहाँ की थी, तो तिलक ने गीता रहस्य की रचना मांडले जेल में की थी। तो एक प्रश्न आपके लिए यही और है, कई बार कमीशन ने पूछा हुआ है, पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक किस जेल में लिखी हुई थी, यहाँ हम आपसे उत्तर जानना चाहेंगे। ठीक है, और इन्हीं के समय में मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ था 1909 में और एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य के रूप में चुने गए। इस प्रकार से इस यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अभी इसमें और बाकी हैं, इसके आगे हम अगली श्रृंखला लेके आएंगे। तब तक आप इनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।